नमस्कार। जनमानस योजना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के एक रिपोर्ट को लेकर के आजकल सनसनी फैली हुई है। जहां देखो वहीं इस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है। ये रिपोर्ट वही है CAG, कंट्रोलर ऑफ अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस समय में एक्सप्रेसवे को बनाने का ये निकाला गया था, टेंडर निकाला गया था, तो उस समय में 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च करने की इसमें मंजूरी मिली थी। लेकिन अब ये सड़क एक्सप्रेसवे जो है 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बन रही है, यानी कई गुना की वृद्धि इस रिपोर्ट में की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण चार्ज का प्रस्ताव है, जिससे कि यातायात का मुक्त प्रवाह संचलन फ्री फ्लो मूवमेंट होगा। तत्पश्चात 8 लेन सुरंग या शैलो टनल सेक्टर 21 द्वारका UER2 पर स्थित RUB तक का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा चरण, इस चरण में द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण RUB से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक किया जा रहा है। इस चरण में द्वारका एक्सप्रेसवे द्वारका सेक्टर 21, 23 और नजफगढ़ को सुगम यातायात और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये द्वारका सेक्टर 25 में बन रहे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज, कन्वेंशन सेंटर्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन और कॉर्पोरेट मीटिंग आदि जैसी गतिविधियां होंगी। तीसरा चरण, इस चरण का निर्माण दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई ROB तक किया जा रहा है। इस चरण में 8.5 किलोमीटर लंबे 8 लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय यातायात को सुगम करने हेतु द्वारका एक्सप्रेसवे पर यातायात को अंडरपास, सतही एवं फ्लाईओवर से 3 भागों में विभाजित किया गया है, ताकि यातायात इस तरह से चले कि उपयोगकर्ता अपने गंतव्य तक निर्बाध रूप से पहुंच सके। चौथा चरण, इस चरण में बसई ROB से प्रारंभ होकर खेर की दौला टोल प्लाजा के समीप NH8 पर द्वारका एक्सप्रेसवे समाप्त होगा। बसई ROB के चौड़ीकरण के साथ IMT मानेसर एवं सेक्टर 88-84 की ओर मुड़ने के लिए ट्रम्पेट इंटरचेंज का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि CPR NH8 SPR इंटरसेक्शन पर क्लोवर लीफ प्रस्तावित किया गया है, जिसकी वजह से दोनों हाईवे पर चलने वाले वाहनों की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं होगा। आपके सामने दिखाया जा रहा है 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, 2 रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास, 15 से अधिक व्हीकल अंडरपास एवं 20 भूमिगत पैदल पार पथ का प्रावधान है। इसके अलावा साइकिल यातायात को बढ़ावा देने हेतु सड़क के दोनों ओर 2 मीटर चौड़ा साइकिल कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। द्वारका एक्सप्रेसवे नियंत्रित प्रवेश वाला एक्सप्रेसवे होगा। सुरक्षा के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे को स्मार्ट एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारियों के साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। ये वही CAG है जिस रिपोर्ट को लेकर के 2012 में कांग्रेस की UPA की सरकार पे तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। मनमोहन सिंह की सरकार CAG की रिपोर्ट का सामना प्रतिदिन सुबह से लेकर के रात तक किया करती थी। आज उसी CAG रिपोर्ट को लेकर के चर्चाएं हो रही है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये जो CAG की रिपोर्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की आई है, इसमें बहुत चौंकाने वाली बात भी है। इसमें राजनीति जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आखिर ये CAG की रिपोर्ट सिर्फ सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को लेकर के क्यों इतना मीडिया में फैलाया गया? इसके पीछे क्या राजनीति है? आप जानते हैं, नितिन गडकरी सत्ता पक्ष से लेकर के विरोधी पक्ष तक के नेताओं के लिए एक भले इंसान के रूप में जाने जाते हैं, एक
सुलझे हुए राजनीतिक के रूप में नितिन गडकरी को लोग मानते हैं। और जिस तरह से पूरे देश में एक्सप्रेसवे का जाल फैला है, वह लोगों की नज़र में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके पीछे जो राजनीति है वह बेहद चौंकाने वाली है। आज हम उसी राजनीति को लेकर के चर्चा करेंगे। नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 36 का आंकड़ा है और ये जो आपसी मनमुटाव और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है वो आज से नहीं, काफ़ी पहले से है। गडकरी ने कुछ समय पहले कहा था, महात्मा गांधी के समय में राजनीति देश समाज विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। इतना ही नहीं, गडकरी ने ओछी राजनीति पर कहा था कि कभी कभी मन करता है कि वो राजनीति छोड़ दें और संन्यास ले लें। गडकरी के इस बयान के बाद कुछ ही समय के बाद गडकरी को बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। अब समझिए, राजनीति की पारदर्शिता, राजनीति के अच्छाई के लिए जब उन्होंने ये बात कही तो भाजपा संसदीय बोर्ड से उनका पत्ता साफ कर दिया गया। पिछले 9 सालों में आप गौर कीजिएगा, पिछले 9 सालों में गडकरी का कद हमेशा कम किया जाता रहा है। उनके एक समय ऐसा था जब उनके पास 5-5 मंत्रालय हुआ करता था। MSME भी उन्हीं के पास हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ एक ही मंत्रालय है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। ये जो जब भी गडकरी जो भी मंत्रालय अपने हाथ में लिए उसको निखार दिए, उसमें 4 चांद लगा दिए। इस चीज़ को नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनसे ऐसा होता है कि उनसे मंत्रालय लेकर के किसी और को दे दिया जाता है। 2009 में जब गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के इकलौते सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, जो गडकरी को बधाई संदेश तक नहीं दिए थे। मोदी और गडकरी के बीच जो रिश्ता है, मनमुटाव वाला जो रिश्ता है, वह काफ़ी पुराना है। संजय जोशी एक बीजेपी में नेता हुआ करते थे, आरएसएस में एक नेता हुआ करते थे, जिसको नरेंद्र मोदी कभी पसंद नहीं करते थे। और गडकरी जब अध्यक्ष थे तो संजय जोशी को काफ़ी आगे बढ़ाए थे। इसको लेकर के गडकरी और मोदी के बीच में हमेशा एक तल्खी बनी हुई थी। यही कारण था कि जब नितिन गडकरी जब महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में आई तो नितिन गडकरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने नितिन गडकरी के इस आकांक्षा इरादे पर पानी फेर दिया और नितिन गडकरी से कम अनुभवी नेता देवेंद्र फडणवीस को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिए। अब सीएजी की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई है तो राजनीति भी गड़बड़ा गई है और सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के जहां विरोधी दल नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सफाई मांग रहे हैं, वहीं कुछ लोग नरेंद्र मोदी से नितिन गडकरी को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश भी कर रहे हैं, उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं। दरअसल ये बात सीएजी की रिपोर्ट जो है वो ऐसे नहीं सामने आई। कुछ बीजेपी नेता भी इस सीएजी रिपोर्ट को प्रमोट करने में लगे हुए हैं ताकि नितिन गडकरी की छवि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, देश के अंदर में जो छवि है उसे धूमिल किया जा सके। अब ये तो समय बताएगा जो नितिन गडकरी इस सीएजी रिपोर्ट को लेकर के क्या सफाई देते हैं, क्या जवाब देते हैं या अपने विरोधियों को किस तरह से वो सबक सिखाते हैं, ये समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें
और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।